दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक यादव। आज की जो क्लास है इतिहास के अंतर्गत हम लोग इस समय गुलाम वंश के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आज की जो क्लास है वह बलबन से संबंधित है। ठीक, बलबन के विषय में अध्ययन करेंगे और जो बलबन का लौह सिद्धांत है, राजत्व सिद्धांत है, उसकी चर्चा हम लोग इस क्लास में करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट कर दीजिए। तो देखिए, ये जो टीजीटी पीजीटी आगामी परीक्षा होने वाली है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये जो क्लास हम पढ़ा रहे हैं ये काफ़ी फास्ट पढ़ाएंगे ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से और काफ़ी जल्दी हो जाए और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो इसमें देखिए, इसमें जो क्लास आज की है वह है बलबन। ठीक है, ये जो बलबन है यही आज आपका क्लास है। तो अब देखिए, यहाँ पे जो बलबन है, बलबन का जो समय है वह 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी, इसी के बीच बलबन दिल्ली की सल्तनत पर शासन करता है, अपनी नीतियों को लागू करता है। तो वो तमाम प्रकार की नीतियाँ जो है और बलबन के व्यक्तिगत विषय में आज हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बलबन का पूर्ण नाम दिया है। जो मूल नाम बलबन का है वह है बहाउद्दीन। ये परीक्षा में प्रश्न बनता है कि बलबन का मूल नाम क्या है, तो वह है बहाउद्दीन। आपको ध्यान देना हर बिंदु पे, यहाँ पे जितने बिंदु हमने यहाँ पे दिखाए हैं वो सब बहुत महत्वपूर्ण है, एक भी बिंदु को आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हर एक बिंदु पर आपको ध्यान देना है। तो बलबन का मूल नाम क्या है, वह है बहाउद्दीन। और अगर बलबन की जात की बात की जाए तो बलबन इलबारी तुर्क था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है बलबन का उपनाम क्या था। बलबन का उपनाम, ठीक, अगर बलबन के उपनाम की बात की जाए तो उसे कहा जाता है बलबन ए खुर्द। क्या कहा जाता था, बलबन ए खुर्द। अब बलबन ए खुर्द का अर्थ होता है कनिष्ठ बलबन। ठीक, तो यहाँ पे हमने जो तीन बिंदुओं को आपके सामने रखा, ये सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी से प्रश्न बनता है कि बलबन का मूल नाम क्या है, तो बहाउद्दीन है। जात कौन सी है, इलबारी तुर्क है। उपनाम बलबन का क्या है, तो बलबन ए खुर्द है। ठीक, तो ये जब तमाम बातें हमने बताई, इस सभी को आपको ध्यान देना। अब यहाँ पे देखिए बलबन की उपाधियां जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी प्रश्न बन सकता है कि बलबन जो गियासुद्दीन है यह किसकी उपाधि है, तो आपको ध्यान देना है जो गियासुद्दीन की उपाधि है यह उपाधि है बलबन की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि उलुग खां की उपाधि किसकी है, तो उलुग खां की उपाधि है वह भी है बलबन की। ठीक है, अब देखिए जो उलुग खां है इनका इसका मतलब होता है महान खां। ठीक, आगे देखिए बलबन की और उपाधि है नियाबत ए खुदाई। क्या है, नियाबत ए खुदाई। उसके बाद जो इसकी अगली उपाधि है वह है जिले इलाही। जिले इलाही उपाधि किसकी है, तो वह है बलबन की। तो इस तरीके से हमने देखा बलबन की ये जो चार उपाधियां हैं इसको आपको ध्यान देना है। ठीक, अब यहाँ पे देखना है ये संस्थापक। देखिए यहाँ पे दिया, क्या दिया, संस्थापक। ठीक, बलबनी वंश या द्वितीय इलबारी वंश, इसकी स्थापना करने वाला कौन था, इसकी स्थापना करने वाला था बहाउद्दीन अर्थात बलबन। ठीक, तो अब देखिए इस वंश का अंतिम शासक अर्थात बलबनी वंश का अगर बात करें, इसका अंतिम शासक कौन था, इसका अंतिम शासक था कैकुबाद। यहाँ पे आपको दो बात ध्यान देना है कि जो बलबनी वंश है
इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था बलबन। ठीक, लेकिन इसका जो अंतिम शासक है वह है कैकुबाद। ठीक है, अब आगे चलिए। अब देखिए यहाँ पे बरनी ने बलबन को खुफिया कातिल कहा है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो बरनी इतिहासकार है वह बलबन को कहता है कि यह खुफिया कातिल है, और क्या कहा इसे? जनता का पिता कहा है। उसके साथ साथ बरनी ने बलबन को कहा यह नायक है। ठीक, अर्थात बरनी ने बलबन को 3 उपनामों से संबोधित किया है। पहला उपनाम क्या है? आपको हमारे साथ दोहराना है। पहला उपनाम क्या है बलबन का, जो बरनी ने दिया वह है खुफिया कातिल। दूसरा नाम क्या है? जनता का पिता। तीसरा नाम क्या है? नायक। अर्थात 3 नामों से बरनी ने बलबन को संबोधित किया है। अब आगे देखिए, पालम बावली अभिलेख, एक यहाँ पे अभिलेख दिया है, उसका नाम है पालम बावली अभिलेख, जो कि 1281 ईस्वी में लिखा गया था। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार की बात की जाए तो योगेश्वर पांडे है। ठीक, यहाँ पे प्रश्न भी बनता है हायर में कि या फिर यूजीसी नेट में कि पालम बावली जो अभिलेख है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं योगेश्वर पंडित। ठीक, अब देखिए इस जो यह लेख है पालम बावली, इसमें यह लिखा गया है कि बलबन भगवान विष्णु के सारे गुण संपन्न कर रहा था। अर्थात बलबन जो था भगवान विष्णु के सारे कार्य संपन्न कर रहा है। ठीक, अब आगे देखिए, एक अभिलेख मिलता है गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर अभिलेख में बलबन को खलीफा का सहायक कहा गया है। आपको ध्यान देना है यहाँ पे एक चीज आपको, जो अभी हमने पहले बताया, पालम बावली अभिलेख, ठीक, योगेश्वर पंडित, ये परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है, आपको समझना है, तो इसको आपको हमेशा ध्यान देना है। ठीक, क्योंकि यह जो अभिलेख है एक हिंदू के द्वारा लिखा गया है। ठीक, अब एक हिंदू होकर के जो अभिलेख शिलालेख है उसका रचनाकार बलबन के विषय में इस तरीके की बातें कर रहा है, इसीलिए परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए यह इसको आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। अब देखिए, अब बात करते हैं, एक है इब्न बतूता। इब्न बतूता बुखारा के साधु के किस्से से बलबन के चरित्र पर प्रकाश डालता है। बलबन के जो इब्न बतूता है, यह बलबन के चरित्र को बताने के लिए एक बुखारा का साधु है। ठीक, उसी का सहारा लेकर के बलबन के चरित्र को बताने का प्रयास करता है। वो कहता है कि साधु के बुरे बर्ताव के बावजूद बलबन ने अनार खरीद कर उसे दिया था। ठीक है, और बदले में साधु से हिंदुस्तान का राजा होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। अर्थात यहाँ पे इब्न बतूता का बताना चाहता है कि साधु के बुरे बर्ताव के बावजूद, अर्थात बलबन के साथ जो साधु ने बुरा बर्ताव किया, अगर हम कह सकते हैं कि बलबन एक साधु से, जो कि बुखारा के रहने वाले थे, उनके पास गया था हिंदुस्तान का राजा बनने का आशीर्वाद लेने, लेकिन जो साधु थे वो बलबन को आशीर्वाद देने से मना कर दिए, उनके साथ बुरा बर्ताव किया। लेकिन फिर भी बलबन क्या करता है, साधु को वहां से अनार खरीद कर देता है। ठीक, जब वहां पे अनार खरीद के दिया, काफी उनको मनाया होगा, तब जा करके बुखारा के जो साधु हैं वो बलबन को हिंदुस्तान का राजा बनने का आशीर्वाद दे दिया। ठीक, इस तरीके से जो विभिन्न बातें थी विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा वो हमने बताई। अब आगे देखिए, एक इतिहासकार आ जाते हैं मिनहाज। मिनहाज कहते हैं कि बलबन के दादाजी 10,000 खानों के ऊपर महान खान थे।
ठीक, अब आगे देखिए, बचपन में बलबन और उसके भाई किसलू खां को मंगोलों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है कि जब बलबन छोटा था और उसका भाई जिसका नाम था किसलू खां, मंगोलों ने इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। जो दोनों बच्चे हैं इनको मंगोलों ने गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए, मंगोलों ने उनको बगदाद में दास व्यापारी जलालुद्दीन बसरी के हाथों में बेच दिया। ठीक, बचपन में बलबन और उसके भाई किसलू खां को मंगोलों ने गिरफ्तार कर लिया और मंगोलों ने उसे बगदाद लेके गए। बगदाद ले जाकर के जो दास खरीदने बेचने का जो मंडी लगती थी, वहां पर एक खरीदार आया था, जलालुद्दीन बसरी। ठीक, जो बसरी थे, इन्होंने मंगोलों से बलबन और उसके भाई किसलू खां को खरीद लिया। अब आगे देखिए, इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के पश्चात 1232 ईस्वी में दिल्ली के बाजार में उनको खरीदा। ठीक है, और पुनः आपस में मिल सके। अब यहाँ पे आपको समझना है इल्तुतमिश क्या करता है। जब गया था ग्वालियर अभियान करने, जब उसको जीत लिया ग्वालियर को, तो 1232 ईस्वी में 1232 ईस्वी में जब दिल्ली आता है, तो उसी दिल्ली के बाजार में बलबन को और उसके भाई किसलू खां को खरीद लेता है। ठीक, अब देखिए, यहाँ पे ईसामी एक इतिहासकार ये कहते हैं, इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदने से मना कर दिया क्योंकि उसके चेहरे पर एक दृष्ट महत्वाकांक्षी का था। अब यहाँ पे देखिए, इस यहाँ तो जो इल्तुतमिश थे, यहाँ पे दिया गया है कि वो उनको खरीद लिए थे, लेकिन ईसामी यहाँ पे एक विचार देते हैं, इल्तुतमिश बलबन को खरीदने से मना कर दिया क्योंकि वह देख रहा था कि बलबन के जो चेहरे को देखा तो उसे लगा कि यह लड़का बहुत महत्वाकांक्षी है, आगे चल कर के हमारे लिए दिक्कत खड़ी कर देगा, इसीलिए वह बलबन को खरीदने से मना कर दिया। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन वजीर जुनैदी था, एक वजीर जो था इल्तुतमिश का, जुनैदी ने इल्तुतमिश की ओर से उसे खरीद लिया और इल्तुतमिश ने उसे भाग्य का निर्माण समझकर स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पे समझिए, इल्तुतमिश जब उसे देखा तो खरीदने से मना कर दिया, लेकिन जो इल्तुतमिश का वजीर था जुनैदी, वह इल्तुतमिश से बोला कि महाराज, इसको हम खरीदना चाहते हैं बलबन को। तो इल्तुतमिश उसे खरीदने की अनुमति दे देता है। तब इल्तुतमिश समझता है कि अगर हम इससे खरीदना नहीं चाहते, इसे हमारा वजीर खरीदना चाहता है, तो हमारा भाग्य ही होगा। तो भाग्य समझ करके बलबन को इल्तुतमिश ने स्वीकार कर लिया। अब देखिए, यहाँ पे आते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता कहते हैं कि बलबन की कुरूपता के कारण इल्तुतमिश ने उसे खरीदने से इनकार कर दिया, परंतु बलबन के कहने पर कि 99 दास अपने लिए तो मुझे एक ईश्वर के लिए खरीद लें, अतः उसे खरीद कर सक्का या भिस्ती, भिस्ती अर्थात पानी जो पिलाता उसे भिस्ती कहा जाता है, उसे सौंप दिया गया। ये बात कौन कहता है? यह बात कहता है इब्न बतूता। अब यहाँ पे देखिए, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हाँ, अब बात करते हैं इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश ने बलबन को खास तार के पद पर नियुक्त कर दिया। इल्तुतमिश जो था वह बलबन को खास तार के पद पर नियुक्त कर दिया। ये खास तार पद है, यह होता था अंगरक्षकों का प्रधान। कौन सा पद होता था खास तार का? वह होता था अंगरक्षकों का प्रधान। अब बाद में चल करके बलबन को इल्तुतमिश ने चालीसा का भी
सदस्य बना दिया। ठीक, आगे देखिए रजिया, जब रजिया थी इल्तुतमिश की पुत्री, रजिया ने उसे अमीर ए शिकार के पद पर नियुक्त किया। आगे चल करके बहराम शाह ने अमीर आखूर के पद पर इसे नियुक्त किया। फिर आगे मसूद शाह आ जाते हैं। मसूद शाह ने अमीर हाजी पद पर नियुक्त किया। नासिरुद्दीन महमूद ने नायब का पद उसे प्रदान किया। इस तरीके से जो विभिन्न शासक हुए दिल्ली सल्तनत में, तो तमाम शासकों के शासनकाल में बलबन अपनी योग्यता के बल पर अच्छे अच्छे पदों को प्राप्त करता रहा। हाँ, बलबन देखने में कुरूप था, लेकिन उसमें योग्यता कूट कूट कर भरी हुई थी। जैसे अभी हमने बताया, जब बलबन खरीद करके आया दिल्ली के बाजार से, तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले बलबन को खासदार के पद पर नियुक्त किया, अर्थात अंगरक्षक का प्रधान बना दिया, चालीसा दल का सदस्य बना दिया। आगे जब रजिया शासिका बनी तो उसे पद प्रदान किया अमीर शिकार का। फिर रजिया के बाद बहराम शाह आया। बहराम शाह ने अमीर ए आखूर के पद पर उसे नियुक्त कर दिया। ठीक, फिर मसूद शाह ने बलबन को अमीर हाजिब का पद प्रदान किया। फिर नासिरुद्दीन महमूद ने उसे नायब के पद पर नियुक्त कर दिया। इस तरीके से जो शासक थे बलबन को तरह तरह के पद प्रदान करते रहे। अब देखिए, बलबन ने कुछ 7 पदों पर कार्य करते हुए सुल्तान का पद प्राप्त किया। यहाँ पे आपको देखना है कि सुल्तान बनने से पहले बलबन कुल 7 पदों पर कार्य किया। कितने पदों पर? कुल 7 पदों पर कार्य किया। उसने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से तथा 20 वर्ष तक सुल्तान की हैसियत के रूप में कार्य किया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि 20 वर्षों तक बलबन वजीर के पद पर कार्य किया और 20 ही वर्ष सुल्तान के पद पर। ठीक, अब इसी को लेकर के बरनी जो इतिहासकार वह कहता है, मलिक से बलबन खां बना। ठीक, ध्यान दीजिएगा, मलिक से बलबन खां बना तथा खान से सुल्तान बना। ठीक, प्रकृति ने सुल्तान बलबन के शरीर पर राजश्री वस्त्र सिलकर दे दिए थे। यह वक्तव्य किसका? यह वक्तव्य बरनी का है। ठीक, ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आपको समझना है। आगे देखिए, मिनहाज कहते हैं कि अल्लाह ने तय कर दिया था कि उलुग खां अन्य व्यक्तियों से महान है। ठीक, मिनहाज कहते हैं कि अल्लाह ने तय करके रखा था कि उलुग खां अन्य व्यक्तियों से महान होगा। जैसे जैसे उसके विरोधियों की ईर्ष्या बढ़ती गई, उसकी सत्ता रूपी देवदारू की खुशबू भी समय समय पर समय के साथ फैलती चली गई। ठीक, अब आगे देखिए, 1246 ईस्वी में बलबन राज्य का वास्तविक शासक था। अब आपको समझना है, 1246 ईस्वी से ही बलबन राज्य का वास्तविक शासक था। अब यहाँ से क्यों कहा गया? अब यहाँ पे आपको समझना है कि जैसे हमने कहा 20 वर्षों तक बलबन वजीर की हैसियत से शासन किया, तो 46 से लेकर के 66 तक। ठीक, तो यही उसका हो गया 20 साल। अब देखिए, यद्यपि यह नायब ए मामलिकात एवं उलुग खां की उपाधि से 1249 ईस्वी में इसे मिली थी। अगर बात की जाए तो बलबन को नायब ए मामलिकात का उपाधि जो है वो, और उलुग खां की जो उपाधि मिली थी वह मिली थी 1249 ईस्वी में। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। अब देखिए, आमिर खुर्द ने सियारुल औलिया में नासिरुद्दीन के काल में उलुग खां एवं बाबा फरीद की अजोधन भेंट का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन दिनों उलुग खां की सुल्तान बनने की तीव्र आकांक्षा थी। अब आगे देखिए, फरिश्ता कहते हैं, जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं
बलबन ने खुलेआम या गुप्त षड्यंत्र से इल्तुतमिश के वंशजों को, जिन्हें वह सिंहासन के लिए विरोधी समझता था, मार डाला। फरिश्ता कहते हैं कि जो बलबन था सत्ता पाने के लिए, शासन सत्ता पाने के लिए उन सभी को मार डाला, जिससे जो इल्तुतमिश के वंशज थे जो शासन सत्ता प्राप्त कर सकते थे। तो अब आगे देखिए, बलबन ने सुल्तान के सम्मान का जो प्रतीक छत्र का प्रयोग नासिरुद्दीन के समय से ही आरंभ कर दिया। ठीक, नासिरुद्दीन के जीवन काल में उसे प्रायः सुल्तान के रूप में संबोधित किया जाता था। यही कारण है कि मिन्हाज बलबन को सुल्तान, नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तानुस्तालीन कहकर संबोधित करता था। ठीक है, अब आगे देखिए, अब समस्याएं क्या थी। बलबन के जब बना तो ये समस्याएं क्या क्या उसके सामने है, तब उसे देखना है। यहाँ पे देखिए, बलबन के सम्मुख जो समस्याएं थी उसमें मेवातियों, कटेहरी, मंगोलों एवं बंगाल की समस्या तो थी ही, साथ ही साथ से राजत्व की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करना था, क्योंकि चालीसा के जो सदस्य थे उन्होंने सुल्तान के पद को महत्वहीन बना दिया था। ठीक, बरनी कहता है कि शासन की शक्ति का भय जो सभी उत्तम शासन का आधार होती है, लोगों को हृदय से निकल चुका था तथा देश की अवस्था बुरी हो गई थी। इस तरीके से जो तमाम प्रकार की समस्याएं बलबन के शासक बनने के समय उपस्थित थी, इन सभी से उसे निपटना था। उन समस्याओं की बात की जाए तो जो मेवाती और कटहरी की समस्याएं थी वो थी, मंगोल की समस्या थी, बंगाल की समस्या थी। ये तो समस्याएं थी ये बाहरी, लेकिन जो आंतरिक समस्या थी, जो राजत्व की शक्ति धीरे धीरे जो एक शासन की खूबसूरती होती है, प्रतिष्ठा होती है, जो चालीसा दल के सदस्य थे जिनमें बलबन भी शामिल था, इन सभी ने मिलकर के कुछ चक्रों के माध्यम से उस सुल्तान का जो पद होता है उसकी महत्ता को ही समाप्त कर दिया था। अब जब बलबन सुल्तान बना तो उन्हीं सबको प्राप्त करने के लिए तमाम प्रकार के यह प्रयत्न शुरू करेगा। अब आगे देखिए, इसीलिए इस समय बलशाली अनियंत्रित शासक जो डिक्टेटर किंग की एक आवश्यकता थी। भाई उस समय अव्यवस्था इतनी फैल गई थी, तो अगर उस समय अगर कोई भी शासक बनता, जो शासक पिछले बने थे उनके साथ जो हासिल हुआ था उसके साथ भी होता। इसीलिए अब ऐसे शासक की आवश्यकता थी जो एक बलशाली नियंत्रक की भूमिका में सामने आ सके। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, एक इतिहासकार है कार्लाइल महोदय कहते हैं कि उसके सिंहासन रोहण के समय समस्याएं इतनी विकट थीं, केवल गुलाब जल वाले शल्य शास्त्र से दूर नहीं की जा सकती थी। ठीक, अब देखिए, ईसामी कहते हैं कि जब उल्लू खां सिंहासन पर बैठा तो अधिकारियों की कमर टूट गई, वह सब बिना किसी तर्क या वाद विवाद के उसके अधीन हो गए। तो इस तरीके से तमाम प्रकार की बातें थी। अब चलते हैं अब जो मेन समस्याएं हैं उसकी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मेव, कटेहरों एवं बुंदेलखंड के लोगों का विद्रोह, ये विद्रोह आपको देखना है। ठीक है, तो मेव जनजातियों का दिल्ली के दोआब में आतंक था। जो दिल्ली का क्षेत्र था, यहाँ पे जो मेव जनजाति थी
एक काफी आतंक फैलाई हुई थी। चोरी डकैती, लूटपाट करना, लोगों की हत्याएं करना, इस तरीके से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल था। ठीक, अब बर्नी बताता है कि इनके डर से शाम जब हो जाती थी, उसके पहले ही दिल्ली का जो लोग थे वो अपने घरों का के फाटक को बंद कर लेते थे। ठीक, यही कारण है कि सिंहासन पर बैठते ही सर्वप्रथम बलबन ने 1267 ईस्वी में मेयों का दमन कर दिया। जब यहाँ पे उसका दमन कर दिया, फिर वह अवध या दोआब के विद्रोह को दबाया। उसके बाद कटेहरों को शांत किया। इस तरीके से बलबन ने एक एक करके जितने विद्रोह करता थे सबको उसने समाप्त कर दिया। अब देखिए, जो इसमें पहला पॉइंट फिर है कि गोपालगिरी में किला बनवाया। ये भी प्रश्न बनता है कि गोपालगिरी में जो किला बना था वह किसने बनवाया था? तो बलबन ने बनवाया था। जब यहाँ पे गोपालगिरी में बलबन ने किला बनवा दिया तो इसमें अफगानों की नियुक्ति कर दी। ठीक, अब देखिए जो दूसरा बिंदु यहाँ पे है, दिल्ली के 4 कोनों पर। ये 4 कोने कौन कौन से हैं? पहला है भोजपुर, दूसरा है पटियाली, तीसरा है कंफिल और चौथा है जलाली। ये चारों कोनों पर बलबन ने 4 किले का निर्माण करवाया और यहाँ पर अफगान अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। आपको ध्यान देना है, ये प्रश्न बनता है परीक्षा में कि भोजपुर, पटियाली, कंफिल और जलाली में जो किले बनाए गए यह किसके द्वारा बनाए गए थे? तो बनाए गए थे बलबन के द्वारा। ठीक, अब देखिए जो तीसरा बिंदु है, इसमें बरनी कहता है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप तब से सड़कें डाकुओं से मुक्त हो गई। इसके पश्चात बलबन ने जूद पर्वतमाला, जिसे साल्ट रेंज कहा जाता है, वहां के अभियान पर निकल गया और वहां पर जाकर के जो विद्रोही थे उन्हें दंड दे दिया, अर्थात उन्हें वहां से भगा दिया। ठीक, अब आगे देखिए, इस अभियान से उसे इतने घोड़े प्राप्त हुए कि बाजार में उनका मूल्य ही गिर गया। अर्थात जब बलबन जूद पर्वतमाला है, अर्थात जिसे साल्ट रेंज कहा जाता है, वहां पे जब आक्रमण करता है विद्रोहियों को दबाने के लिए, जो वहां पे आतंक मचाए हुए थे, जब वहां पे आतंक को खत्म कर दिया तो जब उसका अभियान वहां पे सफल हो गया तो उस अभियान के दौरान उससे इतने घोड़े प्राप्त हुए कि जो घोड़े की मंडी हुआ करती थी वहां पर घोड़े का मूल्य ही गिर गया। ठीक, अब देखिए, विद्रोहियों के प्रति बलबन ने रक्त और युद्ध की नीति का अवलंबन किया। यही प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह अनेक बार प्रश्न बना है कि रक्त एवं युद्ध की नीति का आरंभ करने वाला कौन था? तो बलबन था। बहुत बड़ा प्रश्न बना है, आगे भी बनेगा। अब देखिए, यहाँ तो मेयो कटहरी और बुंदेलखंड के जो संबंधित और जो आतताइयों का आतंक था उसे यहाँ पे समाप्त किया। कौन सी नीति अपना करके? रक्त एवं युद्ध की नीति। अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में जो विद्रोह हुआ था, ठीक, अब उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे आपको देखना है बंगाल की जो विद्रोह हुआ था वह हुआ था 1254 ईस्वी में। कब हुआ? तो 1254 ईस्वी में। ठीक, अब देखिए, बंगाल अरसला खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया था। जब बलबन शासक बना तो उस समय ये जो अरसला खां है बंगाल का जो नायक था, वह विद्रोह कर दिया और अपनी स्वतंत्र शासन सत्ता स्थापित कर ली। अब देखिए, 12 से 55 ईस्वी में जब बलबन वजीर के पद पर कार्य कर रहा था तब सारी घटनाएं घट रही थी। ठीक है, अब देखिए, 12 से 55 ईस्वी में नायब बलबन ने
अपने साथ दास युजबेक को लखनऊती का सूबेदार बनाकर भेजा कि आप जाइए वहां पे जो अरसला खान ने विद्रोह किया है आप उससे दबा दीजिए। ठीक, यद्यपि उड़ीसा के विरुद्ध वह सफल नहीं रहा। अर्थात जो बलबन ने दास युजबेक को भेजा था वह वहां पे जाकर के अपने कार्य को संपन्न नहीं कर पाया, वह अपने कार्य में असफल रहा। परंतु राधा जो स्थान है दक्षिणी बंगाल में उसे वह जीत लिया था। ठीक, अब देखिए जब बलबन सुल्तान बना, ठीक, उसने यहाँ पर तातार खां को हटा करके तुगरिल को इक्तादार बना दिया। अर्थात जब बलबन शासक बना है तब वहां पे जो बंगाल में तातार खां था उसे वहां से हटा दिया और तुगरिल खां को वहां का इक्तादार बना दिया। ठीक, अब बात करते हैं 1275 में। 1275 में तुगरिल खां ने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण करके विद्रोह कर दिया। भाई जिसे बलबन ने शासक बनने के बाद बंगाल का इक्तादार बनाया था वहीं चल करके 1275 ईस्वी में वही तुगरिल खां जिसे बलबन ने वहां पे इक्तादार बना, तुगरिल खां क्या किया, तुगरिल खां ने एक उपाधि धारण की सुल्तान मुगीसुद्दीन की। जब उपाधि धारण किया वहां का खुद को शासक घोषित कर लिया और विद्रोह कर दिया। तो अब देखिए तुगरिल बलबन का दास था, उसका जो विद्रोह था किसी सुल्तान के दास का प्रथम विद्रोह था। अब यहाँ पे आपको समझना है कि किसी सुल्तान के दास का प्रथम विद्रोह तो करने वाला कौन था, तो वह था तुगरिल खां। फिर यहाँ पे देखिए बलबन ने अवध के इक्तादार अमीन खां को विद्रोह दबाने के लिए भेजा लेकिन वह असफल रहा। तो बलबन ने अमीन खां जिसका मूल नाम था एतगिन या अल्पतेगिन मूदराज अर्थात लंबे बालों वाला, और जिसे इसामी ने तुरामती या साहसी कहा है, को मरवा दिया। मरवाने के बाद अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया। अब यहाँ से देखिए बलबन की क्रूरता यहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक, अच्छे तरीके से तो आपको ये बिंदु को यहाँ पे ध्यान देना। अब उसके बाद क्या करता है, बहादुर की बंगाल में नियुक्ति कर देता है। ठीक, बलबन बहादुर को मृत्युदंड देना चाहता था परंतु बहादुर के मित्रों ने उसकी युद्ध में वीरता का प्रमाण प्रस्तुत कर उसे बचा लिया। अर्थात बात करेंगे जब बहादुर को भेजा बलबन ने उस विद्रोह बंगाल के विद्रोह को दबाने के लिए, तुगरिल खां का जो विद्रोह हुआ था तो वह भी असफल रहा। तो बलबन बहादुर को भी मारना चाहता था लेकिन जो बहादुर के और मित्र थे उन्होंने यह बलबन से कहा कि आप इससे मारिए मत, इसने वहां के जो युद्ध हुआ था उस बहुत बहादुरी के साथ लड़ा, हाँ हार गया वो दूसरी बात है। ठीक, तब जाके बलबन इसे नहीं मारा। आगे कहते बलबन बहादुर को दरबार से निर्वासित करके ही संतुष्ट हो गया, लेकिन बलबन इतने में संतुष्ट नहीं। अब क्या किया, कहे आपको तो मारेंगे नहीं लेकिन आप हमारे दरबार से चले जाइए। ठीक, अब अंत में 80 साल की उम्र में उसने अपने पुत्र बुगरा खां को लेकर के साथ लेकर बलबन ने स्वयं बंगाल अभियान पर गया। अब देखिए जब दोनों लोग कर बलबन भेजा और दोनों लोग असफल हो गए तब बलबन ने क्या किया, बलबन खुद वहां पे और अब उसका जो पुत्र था बुगरा खां 1280 और 81 ईस्वी में, ठीक, तो जब बंगाल पर खुद अभियान के लिए गया तो बलबन की उम्र थी 80 साल। आपको ध्यान देना है जब बलबन बंगाल पर अभियान करने के लिए गया था अपने पुत्र बुगरा खां को लेकर के, बलबन की उम्र थी 80 साल। ठीक,
अब बंगाल पर कब अभियान किया उसने विद्रोह को दबाने के लिए? 1280 और 81 ईस्वी में। इसी समय उसने दिल्ली का नायब ए गीबत को, अब जो उसका मित्र था, कोतवाल फखरुद्दीन को बनाया। ठीक है, अब देखिए उसे दिल्ली का चार्ज सौंप दिया। जब बलबन 3 वर्ष पश्चात बंगाल अभियान से लौट कर आया तो उसने फखरुद्दीन को भाई कहा। यहाँ पे आपको समझना है कि बलबन किसे भाई कहता था? तो कहता था फखरुद्दीन को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसे वह पोशाक प्रदान की जिसे वह पहने हुए था। ठीक, क्योंकि पूरी ईमानदारी के साथ फखरुद्दीन काम किया। अब आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे समझिए। ठीक, वह पोशाक उसे प्रदान की जिसे वह पहना करता था। बलबन के आने की खबर सुनकर जो तुगरिल खां जाजनगर उड़ीसा के जंगलों में भाग गया। ठीक, जब बलबन बंगाल पर हमला करने जा रहा था, इस बात की सूचना तुगरिल खां, जो बंगाल का शासक अपने आप को मान लिया था, जब वह सुना कि बलबन और वह अपने पुत्र बुगरा खां को लेकर के बंगाल पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो उसका जो धैर्य था जवाब दे गया। तो डर की वजह से बंगाल से भागकर कहाँ चला गया? जाजनगर उड़ीसा के जंगलों में। ठीक, लेकिन बलबन के सिपाही एक था शेर अंदाज। बलबन का एक सिपाही था जिसका नाम था शेर अंदाज। उसने जाकर के तुगरिल खां को खोज निकाला। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मुकद्दर एवं अली ने उसे मार दिया। यहाँ पे आपको समझना है तुगरिल खां की हत्या किसने की? तुगरिल खां की हत्या की थी मुकद्दर एवं अली ने। ठीक, यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, बरनी कहता है कि बलबन ने मुकद्दर को तुगरिल कस की उपाधि प्रदान की। भाई, जब तुगरिल को मुकद्दर ने मार दिया तो उसी मुकद्दर को तुगरिल कस की उपाधि उसने प्रदान की। तो वही इसामी अली जो अली था उसको उपाधि प्रदान की थी तुगरिल कस। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, बरनी कहता है कि यह उपाधि मुकद्दर को बलबन ने प्रदान की थी, वहीं इसामी कहता है कि यह जो तुगरिल कस की उपाधि है यह अली को प्रदान की थी। इसलिए आपको यहाँ पे अगर कहीं परीक्षा में प्रश्न बन जाए तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए इस अभियान में बलबन को कुल 3 वर्ष लगे, अर्थात बंगाल अभियान का जो विद्रोह था उसे दबाने में बलबन को कुल 3 वर्ष का समय लगा था। जब वहां पे बंगाल अभियान को सफल उसका रहा तो उसका जो पुत्र था बुगरा खां बंगाल का उसे इख्तियारदार बना दिया। इसी समय बलबन ने बुगरा खां से कहा कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सदैव प्रतीक है। ठीक, यहाँ पे आपको समझना है, जब बुगरा खां को बलबन ने बंगाल का इख्तियारदार बनाया तो उसे समझा रहा है बलबन, कह रहा कि बुगरा खां सुनो, ये जो सुल्तान का पद होता है ये निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। इसमें आपको किसी भी तरीका का कोई ढिलाई नहीं बरतना है, पूरी कठोरता के साथ आपको यहाँ पे शासन करना है। ठीक, आप आगे देखिए, उसने बुगरा खां को सलाह दी कि वह दिल्ली के शासक के प्रति ईमानदार रहे, चाहे दिल्ली के सिंहासन पर किसी अधिकारी किसी अन्य वंश का हो। ठीक है, अब आगे देखिए, क्योंकि दिल्ली का कोई शासक केवल अपनी लगाम हिलाकर ही लखनऊती पर विजय प्राप्त कर सकता है। ठीक, यह बात बलबन बुगरा खां से कहता है। अब आगे देखिए, यद्यपि बलबन पक्का साम्राज्यवादी शासक था, फिर भी उसने साम्राज्य विस्तार की जगह साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया, क्योंकि
उसका मानना था कि जब तक अपना साम्राज्य सुरक्षित है तब तक विदेशी भूमि पर आक्रमण करने की अपेक्षा अपने ही राज्य में शक्ति एवं व्यवस्था एवं अपनी शक्ति को संगठित करना अधिक श्रेष्ठ है। बलबन का मानना है कि नई जीती हार का कारण बनेंगी। आगे बलबन कहता है कि मैं मंगोलों की शक्तिशाली सेना का सामना करूंगा, साथ ही यदि कभी अवसर मिला तो शेष हिंदुस्तान पर भी अपना अधिकार करूंगा और अपनी सीमाओं का विस्तार करूंगा। यहाँ पे आपको एक महत्वपूर्ण बात है कि बलबन का जो संपूर्ण काल रहा आंतरिक संगठन का काल रहा, न कि साम्राज्य विस्तार का। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक लिखा है यह है बलबन। अब बलबन के विषय में जो और महत्वपूर्ण बातें हैं उसे आपको समझना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसे हमें एक एक करके देखेंगे। पहला बिंदु देखिए, पहला दिया है इसमें कि विद्रोहियों के प्रति बलबन की नीति रक्त एवं युद्ध की थी, वही मंगोलों के प्रति उसकी जो नीति थी शक्ति एवं कूटनीति पर आधारित थी। यहाँ पे आपको समझना है कि बलबन की जो प्रशासनिक नीति थी उसमें जो विद्रोही थे साम्राज्य के अंदर उनके प्रति बलबन ने जो नीति अपनाई वह नीति थी रक्त एवं युद्ध की नीति। ठीक, लेकिन जो बाहरी आक्रमणकारी थे मंगोल उसके प्रति जो उसने नीति अपनाई बलबन ने उसे कहा गया शक्ति एवं कूटनीति। ठीक, अब आगे देखिए, आगे बंगाल को तुर्क लोग परिपूर्ण नरक कहते थे। आपको ध्यान समझना है, यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि जो तुर्क लोग हैं वो बंगाल को किन नामों से संबोधित करते थे, तो उसे कहते थे परिपूर्ण नरक। सल्तनत युग में इसे विद्रोहियों का नगर कहा जाता था। यहाँ पे ये भी प्रश्न बनेगा कि सल्तनत काल में किस नगर को विद्रोहों का नगर कहा जाता था, तो कहा जाता था बंगाल को। ठीक, आगे देखिए, आगे है जो तीसरा बिंदु है उसमें है बंगाल विद्रोह एकमात्र विद्रोह था जिसे बलबन ने दिल्ली से बाहर निकलकर दबाया था। ठीक, अब आपको यहाँ समझना है कि जितने विद्रोह बलबन के शासन काल में हुए थे बलबन उन सभी को किसी न किसी को भेज करके सारे विद्रोह को दबा दिया, लेकिन बंगाल ऐसा विद्रोह था जिसे दबाने के लिए बलबन को वहां पे खुद जाना पड़ा। ठीक, इस बात को आपको समझना। अगला चौथा बिंदु यहाँ पे इल्तुतमिश और बलबन दोनों के ज्येष्ठ पुत्रों की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो गई थी। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो इल्तुतमिश है उसका जो लड़का है नासिरुद्दीन महमूद उसकी मृत्यु और बलबन का जो पुत्र है बुगरा खां इसकी मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो गई थी। ठीक, यहाँ पे अब अगला बिंदु देखिए, यहाँ पे अगला बिंदु है कि बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अपना वसया या वसीयत घोषित किया। उसके वसया को वर्णी ने संकलित किया। वसया संकलित करना फारस की परंपरा थी। अब आपको यहाँ समझना है, अगर यहाँ पे बात की जाए कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अपनी वसीयत को घोषित किया, तो वह था बलबन। ठीक है, ये जो वसैया नामक परंपरा है यह फारस की एक सामान्य परंपरा थी, उसी को यहाँ पर भी बलबन लागू किया। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए मंगोल आक्रमण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मंगोल। अब मंगोलों के विषय में
मंगोल जो थे वो बलबन के प्रति क्या उनकी जो नीति थी, अब बलबन का क्या नीति था, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, आरंभ में उत्तर पश्चिम सीमा का रक्षक बलबन का चचेरा भाई शेर खां था। बलबन के समय में जो उत्तर पश्चिमी सीमा है, जहां से मंगोलों के आक्रमण का भय था, तो वहां पे उसकी सुरक्षा का कार्यभार बलबन ने सौंपा था अपने चचेरे भाई शेर खां को। ठीक है, अब देखिए, बलबन की मंगोल नीति जो थी शक्ति एवं कूटनीति पर आधारित थी, अर्थात जब हमें किसी कूटनीति तरीके से व्यवहार करना, बातचीत से, तो हम उसको अपनाएंगे। अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम शक्ति के माध्यम से मंगोलों को रोकेंगे। ठीक है, आगे देखिए, बलबन पहला सुल्तान था जिसने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की किलेबंदी की। यहाँ पे देखिए, बलबन क्या करता है, मंगोलों को रोकने के लिए चचेरे भाई की नियुक्ति कर दी शेर खां की, लेकिन एक काम और किया, जो उत्तर पश्चिमी सीमा है, जो वहाँ का प्रांत है, उसको उसने किलेबंदी करवा दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, 1270 ईस्वी में वह स्वयं इस क्षेत्र में गया था। 1270 ईस्वी में, अर्थात जब शासक बना तो उसके 5 साल बाद बलबन उत्तर पश्चिमी सीमा पर वहां पे सब कुछ देखने के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था है तो खुद ही गया वहां पे। ठीक, अब आगे देखिए, उसने लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर किलों का प्रमुख मोहम्मद खां को बना दिया। सनम, समाना, उक्ष के किलों का जो प्रभारी बनाया, वो बनाया था बुगरा खां। अब यहाँ पे आपको देखना है कि मोहम्मद खां जो था, उसे बलबन ने लाहौर, मुल्तान एवं दीपालपुर के किलों का प्रमुख बना दिया। उसके साथ साथ जो उसका पुत्र था बुगरा खां, उसे सौंप दिया सनम का किला, समाना का किला और उक्ष का किला। कहा, आप दोनों लोग, ये जो किला हमने आपको सुरक्षा के तौर पे दिया है, आप इसकी देखभाल करिए। आगे चलिए, बलबन के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अंतिम मंगोल आक्रमण 1288 ईस्वी में तमर खान का हुआ था। यहाँ पे आपको समझना है कि बलबन के शासनकाल के जो उत्तराधिकारी थे, उनके शासनकाल में अगर मंगोलों का अंतिम आक्रमण कब हुआ, तो वह हुआ था 1288 ईस्वी में तमर खां के नेतृत्व में। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है मोहम्मद खां। अब बात करते हैं मोहम्मद खां की। ठीक, अब तक तो बलबन के विषय में हमने देखा, अब बात करते हैं मोहम्मद खां की। मोहम्मद खां की जो उपाधि थी, उसे कहा गया क़आन मलिक। दूसरी उपाधि थी खान शहीद, जिसे बलबन ने उसकी मृत्यु के बाद उसे प्रदान किया था। ठीक है, ये देखिए, जो मोहम्मद खां है, बलबन का सबसे बड़ा पुत्र था। आपको समझ, जो मोहम्मद खां है बलबन का ज्येष्ठ पुत्र था, बलबन द्वारा घोषित उसका उत्तराधिकारी था। ठीक है, बलबन ने ही ये जो मोहम्मद खान है, इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। उसी के संरक्षण में सर्वप्रथम अमीर खुसरो या तूतिए हिंद जिसे कहा गया, अमीर हसन देहलवी अर्थात भारत का शेख शादी जिसे कहा जाता था, ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। यहाँ पे आपको समझना है, जो अमीर खुसरो हैं और अमीर हसन देहलवी, इन दोनों ने अपने जो उनकी साहित्यिक जीवन है, उसकी शुरुआत उसने मोहम्मद खां के शासनकाल में शुरू की थी। आगे देखिए, मोहम्मद खां ने फारसी के महान कवि शेख शादी को भी भारत बुलाया, लेकिन वह नहीं आए। आगे चलिए, देखिए, वह मुल्तान में शेख शादी के लिए खानगाह बनवाना चाहता था। आगे देखिए, सूफी सऊदुद्दीन आरिफ ने मोहम्मद खान को बता दिया था कि
उसकी मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो जाएगी। यही हुआ भी, तो वह मंगोल तमर से लड़ते हुए 1286 ईस्वी मर भी गया। ठीक, बरनी कहता है कि एक वर्ष बाद 1287 ईस्वी में पुत्र वियोग में बलबन भी मर गया। ईसामी आगे कहते हैं कि चूंकि बलबन ने एक बुढ़िया के एकमात्र पुत्र को अकारण मृत्युदंड दे दिया था, वह बुढ़िया प्रत्येक रात राजमहल में सामने आती और सुल्तान के लिए दैवी प्रकोप की प्रार्थना करती थी। ठीक, खाने शहीद के मृत्यु के पश्चात वह कभी राजमहल के इर्द गिर्द नहीं देखी गई। इस तरीके से बलबन की मृत्यु को लेकर के जो इतिहासकार हैं वो अपनी कहानी कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलिए, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे चर्चा करेंगे बलबन के राजत्व की। ठीक है, ये जो बलबन का राजत्व सिद्धांत है, अब इसकी चर्चा हम करेंगे। यही आपको समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ देखिए, बलबन ने राजत्व की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि करने हेतु 40 दन का जो दल इल्तुतमिश ने बनाया था उसका दमन कर दिया और राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि राजा का शासन कैसा होना चाहिए, किन नियमों के माध्यम से शासन व्यवस्था संचालित होगी, इन तमाम प्रकार की बातों का उल्लेख बलबन ने करवा दिया। क्योंकि संभवतः वह दासता से मुक्त नहीं था, इसीलिए भी राजत्व का प्रतिपादन करना जरूरी भी था। ठीक, उसके वसैया व या वसाया को बरनी ने संकलित किया। भी प्रश्न पूछा जाता है कि बलबन के वसैया का संकलन किसने किया, तो बरनी ने किया, आपको ध्यान देना है। ठीक, वसाया में बलबन ने अपने पुत्रों मोहम्मद और महमूद को संबोधित किया है। जो वसाया है बलबन ने, जो उसके पुत्र थे मोहम्मद और महमूद, उन्हीं के विषय में इसमें चर्चा की है। ठीक है, अब आगे देखिए, बलबन का राजत्व जो सिद्धांत है ईरानी या फारसी विचारों पर आधारित थी। यही बात आपको ध्यान देना है। जो बलबन का राजत्व सिद्धांत है वह ईरानी या जिसे फारसी कहा जाता है उसकी व्यवस्था पर यहाँ को आधारित करता है। ठीक है, अब आगे देखिए, वह सल्तनत का पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद एवं अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार व्यक्त किए। ठीक, यहाँ पे भी प्रश्न बनेगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने सुल्तान के पद को लेकर के एवं उसके अधिकारों के लेकर के एक विचार प्रस्तुत किया, तो वह था बलबन। अब इसी को लेकर के आरपी त्रिपाठी जो इतिहासकार हैं उन्होंने कहा बलबन का राजत्व शक्ति, न्याय एवं प्रतिष्ठा पर आधारित था। ठीक है, आगे देखिए, अपने सरदारों को इसके माध्यम से बलबन बताता है कि मैं षड्यंत्र से नहीं अपितु ईश्वर की इच्छा के कारण सुल्तान बना हूँ। ठीक है, बलबन कहता है कि मैं जो सुल्तान बना हूँ या खुद की इच्छा से नहीं बनाया या फिर षड्यंत्र बन करके नहीं बना शासक, हम शासक इसलिए बने हैं, बलबन कहता है, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा थी। ठीक, इसीलिए मैं सुल्तान बना हूँ। देखिए, मैं नियाबते खुदाई अर्थात पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर का प्रदत्त खुद को कहता है। ठीक है, और कहता है कि मैं जिल्ले इलाही हूँ अर्थात ईश्वर की प्रतिछाया हूँ। यहाँ पे आपको इस बात को ध्यान देना, बहुत बड़ा प्रश्न बना है कि नियामते खुदाई और जिल्ले इलाही ये उपाधियां किसकी हैं, तो ये हैं, ये खुद को कौन कहता था, तो बलबन कहता था। यहाँ पे जो हिंदी में लिखा देखिए, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि कि दिल्ली सल्तनत के शासक को कहा गया, तो बलबन को कहा जाता था। ठीक है,
ईश्वर की प्रतिछाया किस शासक को कहा गया दिल्ली सल्तनत के? तो बलबन को कहा गया। ये तमाम प्रकार की जो बातें हैं इसको आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, उसके अनुसार कि राजत्व निरंकुशता का शारीरिक रूप है। किसके अनुसार? बलबन के अनुसार। आगे बलबन कहता है कि राजा का हृदय ईश्वरीय कृपा का विशेष भंडार होता है। बलबन कहता है कि जो राजा होता है उसका जो हृदय होता है उसमें ईश्वरीय कृपा होती है, उसमें जो ईश्वर की कृपा विशेष उसका आशीर्वाद होता है तो कूट कूट कर भरी होती है। ठीक है। आगे बलबन कहता है उसका हृदय क्रांति का भंडार होता है। इस दृष्टि से कोई भी मनुष्य उसकी समानता नहीं कर सकता है। ठीक है। इस तरीके से बातें बलबन ने अपने समाज में कही ताकि लोगों के अंदर यह भय बैठ जाए कि बलबन खुद शासक नहीं बना है बल्कि ईश्वर की इच्छा थी। ईश्वर ने तमाम प्रकार की बातें उसके अंदर डाली है, अर्थात तो वह जो कहेगा उसी की बात को हमें मानना है। आदमी वैसे नहीं डरता, लेकिन अगर दूसरे धर्म का डर दिखाया जाए तो आदमी उससे मानने में कोई संकोच नहीं करता है। यही बात बलबन ने वहां पे कही। ठीक है। अपने राजत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए बलबन जो तमाम प्रकार की बातें करता है, अब उसको देखते हैं। उसमें देखिए, दंत कथाओं में मशहूर ईरानी बादशाह अफरासियाब को अपना वंशज बता दिया। भाई बलबन क्या किया, राजत्व जो उसका सिद्धांत था, जो शासक का पद है, जो सभी के अंदर जो जनता है उसका भय समाप्त हो गया था, उसी राजत्व का जो पद है उसे प्रभावशाली बनाने के लिए बलबन ये तमाम प्रकार का जो षड्यंत्र रचता है, अफवाह फैलाता है, उसमें कहता है कि मैं अफरासियाब वंश का से संबंधित हूँ। ठीक है। जो अफरासियाब हैं ईरानी बादशाह हुआ करते थे, उसी से अपने आप को वह जोड़ लेता है। फिर बलबन कहता है कि मैं संजर को अपना पथ प्रदर्शक घोषित करता हूँ। जो संजर हैं यह इस्लाम का नायक जिसे कहा जाता है। ठीक है। इस तरीके से बलबन आज जनता के सामने अपने आप को प्रस्तुत करता है। ठीक है। अब आगे देखिए, बलबन कहता है जो नियम बनाता है उसने अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति पर किया। ठीक है। अब आगे देखिए, तीसरे बिंदु में लिखा है गैर इस्लामिक प्रथाओं जो कि ईरानी मूल की थी, जिसमें सिजदा एवं पापोस, ठीक, सुल्तान के पांव को चूमना, इन तमाम की जो परंपराएं हैं, ईरानी परंपरा है, फारसी परंपरा है, उसे दिल्ली में इसने लागू किया। इसे सिजदा और पापोस की प्रथा को लागू करने वाला दिल्ली में पहला सुल्तान है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, बहुत बार प्रश्न बना है। ठीक है। जो तीनों बिंदु हमने यहाँ पे बताया, इन तीनों बिंदुओं को आपको जो अभी और आगे चर्चा करेंगे, इन सभी को आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीधा पापोस अनेक बार पूछा गया है। अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति में किसने किया, ये भी पूछा गया है कि किस शासक ने अपने आप को अफरासियाब वंशज के बताया, इससे पूछा गया है। अब आगे देखिए, जो चौथा बिंदु, अब सर्वप्रथम उसी ने बलबन ने ईरानी जो त्योहार है नवरोज, जिसे सूर्य पूजा कहा जाता है, इसकी दिल्ली में शुरुआत किया, जो कि 19 दिनों तक चलता था। ठीक है। सिजदा और पापोस, नवरोज पर था, ये तमाम प्रकार के जो त्योहार हैं इसे शुरू करने वाला बलबन था। अब आगे देखिए, बलबन क्या करता है, इन तमाम बातों को जब बलबन दरबार में लागू किया तो उसने एक और बड़ा कदम उठाया। उसमें था कि बलबन ने शराब पीना बंद कर दिया। ठीक, सामाजिक सभाओं में नृत्य, संगीत, मद्यपान पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया। कहा अब जो शराब है इस पर हम पूरी तरीके से रोक लगाते हैं। जो संगीत का कार्यक्रम होता है, नृत्य का कार्यक्रम होता है,
जो सार्वजनिक सभाएं आयोजित होती हैं, उसमें जो तमाम प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, इन सभी पर हम प्रतिबंध लगाते हैं। तो बलबन क्या किया, जब पूरी तरीके से शराब, संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया, तो वह इसे खुद भी अपने अंदर भी लागू करने का प्रयास किया। वह जो शराब पिया करता था उसे भी त्याग दिया। ठीक है, आगे देखिए, दरबारियों को विशेष वस्त्र ही धारण करके दरबार में आने की आज्ञा दी। बलबन कहता है, उसने एक ड्रेस कोड तैयार किया। ठीक है, बलबन ने वह कहा कि अब यही ड्रेस कोड सभी जो दरबारी हैं वो इसे पहन करके दरबार में आया करेंगे। आगे कहता है कि दरबार में हंसी मजाक अब नहीं होगा, पूरी तरीके से बंद करो। ठीक है, अब आगे देखिए, उसके निजी सेवकों ने भी कभी उसे शाही पोशाक, मोजे और मुकुट के बिना नहीं देखा था। अब वह अपने आप को इतना बदलने का प्रयास किया, जो उसके निजी सहायक थे बलबन के, उसने वो लोग भी बलबन को बिना पोशाक के नहीं देखा करते थे। अर्थात बलबन अपने आप को हमेशा शाही पोशाक में रखा, मोजे मुकुट को धारण किया, जो विशेष कोड, अपना ड्रेस कोड बनवाया था, दरबार में सभी के लिए अनिवार्य किया। इस तमाम प्रकार की बातें लागू करके बलबन ने राजत्व सिद्धांत को अच्छे तरीके से लागू करने का प्रयास किया। अब यहाँ पे देखिए, जो पांचवा बिंदु यहाँ पे देखना है आपको कि छठा बिंदु है रक्त की शुद्धता एवं कुल की उच्चता पर बल। बलबन क्या करता है, यहाँ पे यह नियम लगाता है कि हमारे दरबार में जो रक्त की शुद्धता है, जो कुल की उच्चता है, इस बात को ध्यान में रख करके किसी व्यक्ति को हमारे दरबार में किसी भी पद पर नियुक्त किया जाए। ठीक है, अब वह क्या किया, तुर्की नस्लवाद की नीति पर बल दिया और स्वयं को तुर्क कुलीनों के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, यही कारण है कि बलबन ने मलिक उत तुजार अर्थात व्यापारियों का जो प्रधान होता था, फख बावनी से नहीं मिलता था। ठीक है, आगे देखिए, अमरोहा के ख्वाजा के पद पर कमाल मेहयार की नियुक्ति अस्वीकार कर दिया। अर्थात ये जो गैर तुर्की थे, इसे किसी भी पद पर ये प्रतिष्ठित नहीं होने देता था बलबन आगे कहता है कि जब मैं किसी भी नीच कुल में जन्मे व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखें जलने लगती हैं और गुस्से में हाथ तलवार पर जा पड़ती है। ठीक, इन तमाम प्रकार की बातें बलबन अपने दरबार में लोगों से कहता है कि जब मैं किसी नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो जो मेरी आंखें हैं या गुस्से से जलने लगती हैं, और जब हमें गुस्सा आता है तो मन करता है कि हाथ में तलवार लेकर के इनकी हत्या कर दूं। ठीक, आगे देखिए, दीवान ए अर्ज इमादुल जो मुल्क है भारतीय मुसलमान था, परंतु उसने बलबन से स्वयं को विदेशी मुसलमान बताया था। जब बलबन ने इसकी जांच कराई तो उसका इसने इमादुल मुल्क से के प्रति कम हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, उसने देश के सभी प्रदेशों से वंशावली विशेषज्ञ दिल्ली में एकत्रित किया। बलबन ने स्वयं को आम जनता से दूर रखा, क्योंकि बलबन का मानना था कि राजत्व जब आम जनता के पास जाता है तो वह छीड़ हो जाता है। ठीक, आगे देखिए, बर्नी कहता है कि अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी
और बादशाहियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, संगीतकों और विदूषकों से बात नहीं की थी। अब देखिए 7वां बिंदु जो यहाँ पे है, इसमें कहा गया है कि राज्यारोहण के बाद उसने अपने पुत्र एवं पोतों का नाम ईरानी परंपरा पर रखा, जैसे कैकुबाद, कैखुसरो, कैमुयर्स, तमाम प्रकार के जो नाम उसने रखे तो वो रखे थे ईरानी परंपरा या फारसी परंपरा के अनुसार। जबकि राज्यारोहण के पूर्व उनके जिन पुत्रों का जन्म हुआ उनका नाम था महमूद या मोहम्मद। ठीक है, इस तरीके से आगे देखिए। आगे बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है, बलबन के राजत्व मॉडल में न्याय भी जुड़ा था। हालांकि इसके लिए उसका दोहरा प्रयोजन था। ठीक, एक जो पहला प्रयोजन उसका था कि एक तो आम जनता के बीच अपनी न्यायप्रियता के माध्यम से वह मान्य होना चाहिए था, और दूसरा क्या, दूसरा इसके माध्यम से उसने चाहलगानी अमीरों को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया। आगे देखिए, बलबन कहता है न्याय के विषय में कि जो कुछ मैं कर सकता हूं वह क्रूर मनुष्यों की क्रूरता को नष्ट करता है तथा यह देखना कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक बराबर हो। ठीक, आगे बलबन कहता है कि राज्य का गौरव उस नियम पर आधारित है जिससे इसकी प्रजा प्रसन्न रहे और उसके उन्नति हो सके। ठीक, लेकिन जो बलबन है वो अक्सर कहा करता था कि उसका मूल्यांकन देश में शांति स्थापित करने से किया जाएगा। बलबन कहा करता था कि अगर हमारा कभी इतिहास में मूल्यांकन होगा तो हमारा नाम देश की शांति या न्याय व्यवस्था को स्थापित करने में किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, वह न्याय को सर्वोच्च दायित्व समझता था। उसने अपने पुत्रों तथा अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि वह निष्पक्ष न्याय नहीं करेंगे तो उन्हें भी दंड दिया जाएगा। बलबन कहा करता था अपने अधिकारियों से, अगर आपके द्वारा किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिला तो समझ लीजिए आपको हम दंड दे देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है चालीसा दल का दमन। अब आपको देखना है यहाँ पे चालीसा का दमन। ठीक, बलबन ने चालीसा का दमन कर दिया। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि चालीसा दल का दमन किसने किया, तो बलबन ने किया। चालीसा दल का निर्माण किसने किया या फिर उसकी स्थापना किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने की थी। अब आगे देखिए, क्योंकि यही संस्था राजनीतिक अस्थिरता के लिए उत्तरदायी थी। चालीसा द्वारा इल्तुतमिश के बाद 30 वर्षों में उसके वंश के 5 शासक बनाए। ये जो चालीसा दल है, इल्तुतमिश का जब शासनकाल समाप्त हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, तो 30 वर्षों के दौरान जब इल्तुतमिश के वंशजों ने शासन किया, उसमें 5 शासक ऐसे हुए जिसको बनाने में चालीसा दल के लोगों का महत्वपूर्ण हाथ था, और शासक बनाए भी गए और उनके द्वारा मारे भी गए। ठीक, यह साजिश का केंद्र था। इसी कारण बलबन इसे समाप्त किया। इसी कारण सुल्तान कापा गौरवहीन हो गया था। बलबन स्वयं चालीसा का सदस्य रह चुका था और इसकी हरकतों से अच्छे तरीके से वाकिफ था। दमन इसलिए भी जरूरी था कि कहीं इसमें कोई उसकी सत्ता को चुनौती न दे सके। इनका दमन करने हेतु सबसे पहले उसने निम्न कोट के तुर्कों को महत्वपूर्ण पद से हटा दिया और उनको चालीसा के समक्ष बना दिया। ठीक, आगे देखिए, हालांकि
इस समय चालीसा के अधिकांश अमीर मर चुके थे और जो जीवित थे उसको भी बलबन ने मरवा दिया। इसी का अर्थ है कि बर्नी ने, जो इतिहासकार है, बलबन को खुफिया कातिल का इसीलिए कहा है, ठीक है, जिसने अपने अमीरों को गुपचुप तरीके से हत्या करवाई। आगे देखिए, एक है शेर खां। शेर खां यह बलबन का चचेरा भाई था और उसका प्रमुख विरोधी था। यही वह चालीसा का सदस्य था जो कि मंगोलों से मिला हुआ था। बर्नी कहते शेर खां को भारतीय सीमाओं की मंगोलों से रक्षा करने वाला वीर सेनानी। बर्नी ने शेर खां को वीर सेनानी कहा। क्यों कहा? क्योंकि यह उत्तर पश्चिमी जो भारतीय सीमा है उस पर रह करके मंगोलों से देश की रक्षा किया करता था। ठीक है, अब देखिए बलबन क्या करता है, जब उसे पता चला कि जो शेर खां है यह मंगोलों से मिला हुआ है तो उसने षड्यंत्र करके शेर खां को जहर देकर मरवा दिया। आगे देखिए, मलिक बकबक एक था। मलिक बकबक, ठीक है, मलिक बकबक जो था यह बदायूं का इक्तदार बनाया गया था। इसने अपने दास को मार दिया। जब ये बात बलबन को पता चली तो बलबन ने उसे जनता के सामने कोड़ों से पिटवा दिया। ठीक, अब आगे देखिए तुगरिल खां। जो तुगरिल खां है यही वह चालीसा दल का सदस्य था जिसने स्वयं को बंगाल का सुल्तान घोषित किया। यह बलबन का गुलाम भी था। एक गुलाम सरदार का विद्रोह का यह पहला मामला था। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करते हैं हैबत खां की। हैबत खां कौन था? हैबत खां था अवध का इक्तेदार। ठीक, बलबन ने इसको भी 500 कोड़े लगवाया था। अर्थात बलबन ने इसके स्थान पर चालीसा दल का एक सदस्य था अमीन खां, उसे अवध का इक्तेदार बना दिया। लेकिन कुछ समय पश्चात अमीन खां को भी बलबन ने मरवा करके अयोध्या के गेट पर लटकवा दिया। अब मरवाया क्यों था अमीन खां को? क्योंकि भेजा था उसे बंगाल पर जो विद्रोह हुआ था तुगरिल खां का, उसे दबाने के लिए, तो सफल नहीं हुआ। जब आया यहाँ पे तो बलबन उसे मार करके अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया था। आगे देखिए, अब बलबन के प्रशासनिक सुधार, इसकी चर्चा करते हैं। अब बलबन का जो प्रशासनिक सुधार है उसके अंतर्गत अगर बात करें तो पहला है दीवान ए अर्ज। क्या है? दीवान ए अर्ज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला बिंदु यहाँ पे है दीवान ए अर्ज। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि बलबन ने ही पहली बार, सबसे पहली बार सैन्य विभाग का गठन किया। आपको ध्यान देना है बलबन ही पहला ऐसा शासक है दिल्ली सल्तनत का जिसने पहली बार सैन्य विभाग का गठन किया। ठीक, जिसे उसने नाम दिया दीवान ए अर्ज। बहुत बार प्रश्न बना है कि दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है, तो वह संबंधित है सैन्य विभाग से। फिर प्रश्न बनता है कि दीवान ए अर्ज विभाग का गठन किस शासक ने बनाया था, तो गठन किया था, तो उसका गठन करता था बलबन। ठीक है, अब आगे देखिए, दीवान ए अर्ज का पहला प्रमुख कौन था? अमीर खुसरो के नाना थे इमादुल उल मुल्क रावत। ठीक है, जो अमीर खुसरो हैं उनके नाना का नाम था इमादुल मुल्क रावत। इमादुल मुल्क जो रावत हैं इसको बलबन ने सबसे पहले दीवान अर्ज का प्रमुख नियुक्त कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए,
आ, जो कि पहले रावत अर्ज हुआ करते थे। बलबन सेना को गतिशील बनाए रखने हेतु बार बार सैनिक अभ्यास पर बल देता था। बलबन कहता था कि हम सेना को हमेशा एक्टिव रखेंगे, हम इनकी हमेशा ट्रेनिंग करवाएंगे। इसी को लेकर के बलबन क्या करता था, बलबन अपनी सेना को लेकर के अक्सर शिकार करने के बहाने सेना की को लेकर के रेवाड़ी की तरफ चला जाता था। अपने पुत्र बुगरा खां को उसने परामर्श दिया था कि सेना के लिए कितना भी धन व्यय करना पड़े अधिक न समझना। बलबन अपने जो उसका बेटा था बुगरा खां उसको समझाता है कि पुत्र सुनो, अगर आपको सेना के ऊपर पैसा खर्च करना पड़े तो हिचकिचाना मत। जितना सेना मजबूत होगी उतना ही आपका राज्य सुरक्षित होगा। आगे देखिए, बलबन स्वयं अपने सेना सहित प्रतीक्षा करता था जब तक वृद्ध और असहाय व्यक्ति पुल नदी पार न कर लें। ठीक है, आगे देखिए, अब इसमें जो दूसरा बिंदु है उसकी बात करते हैं बलबन के प्रशासनिक सुधार की। पहला तो सेना से संबंधित था, उसने क्या किया आपको समझना है, जिसमें हमने बताया कि सेना के लिए क्या किया था, ट्रेनिंग की व्यवस्था की। पहले जो विभाग बनाया, विभाग था दीवाने अर्ज। दीवान सेना को मजबूत बनाने के लिए बलबन ने एक विभाग बनाया दीवाने अर्ज, जिस पर नियुक्ति उसने किया था इमादुल मुल्क रावत को, जो कि अमीर खुसरो के नाना थे। अब सेना का गठन कर दिया, तो उसके विभाग का गठन किया, उसके प्रमुख का गठन किया। तब वो क्या किया कि सेना को अगर जब बार बार समय समय से ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो सेना के अंदर कोई व्यवस्था नहीं होगी। तो उसी को लेकर के उसी के ट्रेनिंग के बहाने सेना को लेकर के रेवाड़ी की तरफ जाता था। ठीक, और बलबन सेना के पीछे बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करता था। उसकी बात का यह प्रमाण है कि वह अपने पुत्र जो बुगरा खां उसको समझाता है कि अगर आपको सेना के पीछे कितना भी पैसा खर्च करना पड़े आप उसके लिए हिचकिचाइएगा मत। ठीक है, अब आगे चलिए, देखिए जो दूसरा इसका सुधार है वह था सिख। ठीक है, बलबन ने सबसे पहले 1279 ईस्वी में जिले के रूप में सिख का विकास किया। अब आपको समझना है, जो पहले जिला था उसका जो विकास करने वाला है जिसे सिख कहा जाता है वह कौन था, वह था बलबन। तो इस जिलों को सिख के रूप में विकास करने वाला बलबन है। अब कब किया था, सबसे पहले 1279 ईस्वी में। तो जब यहाँ पे सिख का गठन किया, उसका विकास किया, उसका जो प्रमुख बनाया उसे कहा जाता था सिकदार। ठीक है, अब देखिए सूबा में तो सॉरी, अब यहाँ पे आपको समझना है जो अगला सुधार उसने किया वह था वरीद की नियुक्ति। वरीद की नियुक्ति, वरीद कौन था, वरीद था गुप्तचर विभाग। ठीक है, बलबन क्या किया, बलबन की सफलता का एक मुख्य कार्य था कौन था, उसका गुप्तचर विभाग जो विभाग था वही बलबन की सुरक्षा का मेन जिम्मा रखता था। अब यहाँ पर देखना है आपको, बलबन ने प्रत्येक इकता सूबों में तथा जनसाधारण के बीच वरीद या जो मुख्य संपादक जिसे कहा जाता है उसकी नियुक्ति कर दी। ठीक, बलबन ने बदायूं के वरीद का वध करवा दिया था। अब इसलिए वध करवा दिया क्योंकि उसने प्रत्येक जिले में गुप्त जो सूचनाएं थी वो नहीं पहुंचा पाया था। ठीक है, आगे देखिए, वह वंशावली की पूरी जांच करवाने के पश्चात ही बड़ी सावधानी के साथ वरीद की नियुक्ति करता था। इस विषय में उसने अपने पुत्र को सलाह भी दिया था कि गुप्तचरों को दरबार के निकट न आने देना,
क्योंकि शासकों के पास उसकी निकटता से आज्ञाकारिता तथा विश्वसनीय मित्र हो जाते हैं और उनका जो शासक पर विश्वास जो उत्तम शासन का आधार है वह नष्ट हो जाता है। तो अगला इसका सुधार है प्रशासनिक बलबन का, वह है साहिब ए दीवान। अब साहिब ए दीवान क्या है? बलबन ने इक्ताओं में ख्वाजा जिसे कहा गया, ख्वाजा को कहा जाता साहिब ए दीवान अर्थात प्रांतीय दीवानी, उसकी नियुक्ति कर दी। ठीक है, जो प्रांतों में जो दीवानी होती थी उसकी व्यवस्था देखने के लिए। अब आगे देखिए 5वां बिंदु है जागीरदारी व्यवस्था। अब जागीरदारी व्यवस्था को लेकर के बलबन की जो व्यवस्था की, तो सैनिकों को सैन्य सेवा के बदले जो जागीरें दी जाती थी वह मृत्यु के पश्चात भी उनके वंशजों के पास बनी रहती थी। बलबन को इसके कारण राजस्व का नुकसान हो रहा था। उसने 20 या 30 टन का पेंशन के बदले इकता या जागीरों को पुनः ग्रहण करने का आदेश दे दिया। बलबन यह किया, जो जागीरदारी प्रथा है, बलबन कहा कि जो सैनिक को हम उनकी सेवा के बदले जागीरें दे रहे हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उनके जो वंशज एक परंपरा चल रही उनके पास चली जाएगी जागीरदारी, हम इसे रद्द करते हैं। अब क्या करेंगे, जब सेना के सैनिक की मृत्यु हो जाएगी उसकी जागीरदारी हम वापस ले लेंगे। अब जो उसके वंशज होंगे, जो उसका परिवार होगा, बच्चे होंगे, बीवी होंगे, उनको हम जागीरदारी जो जागीरें हैं उसको नहीं देंगे। अब उसके बदले हम उन्हें 20 या 30 टन का पेंशन प्रदान करेंगे। यही बात बलबन ने जागीरदारी व्यवस्था में लागू की। आगे देखिए, उसके इस नीति के विरोध में प्रभावित होने वाले वृद्ध या विधवाएं दिल्ली की सड़कों पर उतर गए। बलबन ने अपने मित्र फखरुद्दीन कौन था? दिल्ली का कोतवाल था, के सलाह पर इस योजना को वापस ले लिया। भाई सब कुछ तो कर दिया, लेकिन जब जो बूढ़े थे, विधवाएं थी, वह दिल्ली में आ गए, कहा कि यह हमारे लिए सही नहीं है। तो एक बलबन का मित्र था जो कि दिल्ली का कोतवाल था, फखरुद्दीन, वह कहता है कि महाराज यह उचित नहीं है, इससे सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो बलबन इस प्रस्ताव को वापस ले लिया। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है कि बलबन के संपूर्ण काल की केवल यही एक नीति असफल रही। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे बात करते हैं। छठा बिंदु यहाँ पे है, वह है खलीफा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे बलबन राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए खलीफा की अनुमति लेने की चर्चा करता है। ठीक है, लेकिन खलीफा की मृत्यु हो गई थी, अतः बलबन ने दिवंगत खलीफा मुस्तसीम की स्मृति में सिक्के जारी करवाए। तो उसके नाम का खुतबा भी उसने पढ़ा। आरपी त्रिपाठी जो इतिहासकार, वह कहते हैं वह मुगल खाकान के लिए चुनौती था, क्योंकि उसका अर्थ था खलीफा की मृत्यु हो गई किंतु खलीफा अमर रहे। उसने खलीफा की सत्ता भी दिया। वो गढ़मुक्तेश्वर की दीवालों पर उत्कीर्ण लेख में बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित कर दिया। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि किसने अपने आप को खलीफा का सहायक घोषित किया, तो वह था बलबन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे 7वां जो बिंदु है वह है प्रशासनिक मूल्य एवं मान्यताएं। ठीक है, प्रशासनिक मूल्य एवं मान्यताएं। अब इसमें देखिए कि बलबन ने शासन के संबंध में पुत्र बुगरा खां को सलाह दी कि शासन ना तो बहुत कठोर हो ना ही बहुत उदार हो, लेकिन उसका मिश्रण जरूर होना चाहिए, अर्थात दोनों का मिला जुआ
रूप होना चाहिए। संतुलित आचार शासन का आदर्श वाक्य हो। बलबन का मानना था कि राज्य की अर्थव्यवस्था नियोजित होनी चाहिए। उसके अनुसार राज्य को अपनी आय का आधा व्यय करना चाहिए, आधी आय का आपातकाल की सुरक्षा के लिए रखी जानी चाहिए। बलबन कहता है कि जो राजकोष है उसमें आधा जो धन है उसे तो खर्चा करिए, लेकिन आधा जो आय है उसे हमें आपातकाल के लिए सुरक्षित रखनी चाहिए। ठीक है, आगे बलबन कहता है कि शासक को रक्षात्मक कानून बनाने चाहिए और समर्थ लोगों के अत्याचार से दुर्बल व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए। आदेश के आगे दृढ़ता से लागू किया जाए और शासन के निर्णयों को बार बार परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। बलबन कहता है कि शासक का काम है रक्षात्मक कानून बनाना, ताकि लोगों की और राज्य की सुरक्षा हो सके, ताकि जो समर्थ लोग हैं वो कमजोर निसहाय लोगों की परेशान ना करें। ठीक है, और जो शासक आदेश दे उसे दृढ़ता पूर्वक लागू किया जाए। और जो शासक एक बार किसी नियम को राज्य में लागू कर दे उसे बार बार परिवर्तित नहीं करना चाहिए, नहीं तो यह सबके लिए या राज्य के लिए एक गलत संदेश जाता है। अब देखिए बलबन की मृत्यु। बलबन की जो मृत्यु हुई थी 1287 ईस्वी में बलबन मर गया। उसका जनाजा कुश्के लाल या लाल महल से निकाल करके दारुल अमान में दफना दिया गया। अर्थात बात की जाए बलबन की मृत्यु किस महल में हुई थी, तो महल में हुई थी लाल महल में। लाल महल को बनाने वाला कौन था? लाल महल को बनाने वाला था बलबन। ठीक है, तो बलबन को कहाँ दफनाया गया? दारुल अमान में दफनाया गया। अब यहाँ पे आपको देखना है बलबन का अगर मूल्यांकन की बात करें तो यहाँ पे आपको देखना है बलबन का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बलबन की सर्वाधिक आलोचना करने वाले अगर इतिहासकार में कोई है तो उनका नाम है के निजामी। के निजामी कहते आलोचना करते हुए बलबन एक उत्तम अभिनेता की भांति दर्शकों को मंत्र मुग्ध करता था। यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि बलबन एक उत्तम अभिनेता की भांति दर्शकों को मंत्र मुग्ध करता था। यह कौन कहा? यह कहा है के निजामी ने। ठीक है, आगे देखिए बर्नी कहता है कि बलबन की मृत्यु पर अमीरों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले, सर पर धूल उड़ाई, 40 दिनों तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया गया। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। ये बात भी, ये जो वक्तव्य है ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु पर अमीरों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले, सर पर धूल उड़ाई और 40 दिनों तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया गया। तो वह था बलबन। अब आगे देखिए मलिक फखरुद्दीन 6 माह तक नंगी भूमि पर सोया था। नगर के व्यक्तियों ने सुल्तान की आत्मा की शांति के लिए भोजन की भिक्षा वितरित की। इन तमाम बातों को जब बलबन की मृत्यु हुई तो वह जो साम्राज्य था वहाँ पे चीजें चलती रहीं। ये जितनी चीजें हमने बताई वर्णी की ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये ध्यान देना है मूल्यांकन में। ठीक है, आगे देखिए हबीबुल्लाह महोदय कहते हैं कि बलबन के शासन काल को सुदृढ़ी काल का युग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए जिसने खिलजियों की शासन व्यवस्था के लिए आधार का काम किया। आगे देखिए मंगोलों की मार से जब मध्य एवं पश्चिम एशिया के अधिकांश मुस्लिम राज्य निपट चुके थे तब बलबन एवं दिल्ली सल्तनत इस्लाम के अकेले रक्षक के रूप में दिखाई दे रहे थे। उसने दिल्ली दरबार में
मध्य एशिया के बहुत से निर्वासित युवराजों को शरण दी। बलबन को विदेशों में मुस्लिम सभ्यता के संरक्षक के रूप में जाना जाता था। यहाँ पे आपको समझना है कि मुस्लिम विदेशों में मुस्लिम सभ्यता के संरक्षक के रूप में किसे जाना गया, तो जाना गया बलबन को। ठीक है, बलबन यहाँ पे कहता है कि पूर्व में इस्लाम की पताका फहराने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमें जाता है। ठीक है, उसने विदेशों से आए हुए विद्वान जो व्यक्ति थे और सम्मानित राजपुरुषों के निवास जो गृह थे उनके नाम पर रखे, उनके देश और वंश का उस पर नाम रखा गया। ठीक है, आगे देखिए, बलबन उलेमा एवं संतों का सम्मान काफी किया करता था। वह उनके साथ शरीयत एवं दर्शन पर विचार विमर्श किया करता था और सदैव उन्हीं के साथ भोजन भी किया करता था। इस तरीके से बलबन का व्यवहार था। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बलबन का के बाद शासक बना वह बना था कै खुसरो। कौन बना था? कै खुसरो। बलबन की मृत्यु के बाद मृत्यु से पूर्व बुगरा खां सुल्तान बनना चाहता था, लेकिन बुगरा खां बंगाल से वापस नहीं आया। ठीक, जैसे जब बलबन की मृत्यु हो गई तो उसका जो पुत्र था बुगरा खां बंगाल में सूबेदार था, उससे बुलाया गया कि आप आइए, आपको सुल्तान बना दिया जाए या आप शासन सत्ता को संभाले। तो बुगरा खां क्या करता है कि हम दिल्ली में नहीं आएंगे, हम यहीं पे ठीक है। जब वो नहीं आया तो उसने मोहम्मद खां के पुत्र कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अर्थात जब बलबन की मृत्यु नहीं हुई थी तो बलबन क्या किया, वह अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता था। तो उसी क्रम में उसने जो उसका पुत्र था बुगरा खां उसे बंगाल से बुलाया। ठीक, लेकिन वह नहीं आया तो मजबूर होकर के मोहम्मद खां का एक पुत्र था कै खुसरो, उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन दिल्ली के दाद बेग जो शहर के अधिकारी हुआ करते थे, निजामुद्दीन ने कै खुसरो को सुल्तान बनने नहीं दिया। ठीक, आगे देखिए, उसने बुगरा खां के पुत्र कैकूबाद के हाथों कै खुसरो की मंडोली पे मरवा दिया। अब बलबन के पश्चात अगला सुल्तान कौन बना? मुइजुद्दीन की उपाधि धारण करके कैकूबाद शासक बन गया और निजामुद्दीन उसका नायब बन गया। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए तो बलबन ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो कै खुसरो को घोषित किया था। ठीक है, अब आगे देखिए, बात करेंगे कै खुसरो की। किसकी? कै खुसरो की। तो यहाँ पे देखिए, कै खुसरो 1287 से लेकर के 1290 ईस्वी। अब इनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कैकूबाद का पालन पोषण बलबन ने बड़े कठोर नियंत्रण में करवाया था, लेकिन जब वह सुल्तान बना तो बलबन का दरबार जो अपने कठिन अनुशासन एवं उदासीनता के वातावरण के लिए प्रसिद्ध था, अब से नर्तकियों एवं गायकों का अखाड़ा बन गया। उसने यमुना नदी के तट पर कैलूगढ़ी में एक भव्य महल का निर्माण करवाया। वहां रंग रेलियों के संसार में वह डूब गया। कौन? कै खुसरो। ठीक है, अब आगे देखिए, जब कै खुसरो दिल्ली का सुल्तान बना उसी समय उसका जो पिता था बुगरा खां सुल्तान नासिरुद्दीन की उपाधि धारण करके बंगाल का सुल्तान बन गया। ठीक, आगे देखिए, 2 वर्ष पश्चात 1289 ईस्वी में बुगरा खां अपने पुत्र से मिलने अवध आता है। इस भेंट का उल्लेख अगर कहीं हुआ है तो हुआ है
अमीर खुसरो ने किया है कीरानुल स्वाधीन में। अमीर खुसरो बताता है, पिता ने पुत्र को सिजदा एवं प्रघोष किया, जिससे कैकूबाद लज्जित हो गया और बुगरा खां के चरणों में गिर गया। आगे देखिए, बुगरा खां ने कैकूबाद को अपने नायब से सावधान रहने को कहा। ठीक, आगे देखिए, कैकूबाद दिल्ली आता है और निजामुद्दीन को मार देता है, परंतु कुछ समय पश्चात वह लकवा ग्रस्त हो जाता है। यहाँ पे आपको समझना है कि ये भी प्रश्न बनता है, कौन शासक था जो लकवा ग्रस्त हो गया था? तो वह था कैकूबाद। ऐसे में शासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु कुछ नई नियुक्तियां की गई। अब नई नियुक्ति में कौन है? अब यहाँ पे आपको समझना, नई नियुक्तियों की बात की जाए तो उसमें फिर यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आते हैं, जब वहाँ पे हो गई तो यहाँ पे शासक बनता है कैमूअर्स। कैमूअर्स बनता है शासन, यह शासन करता है दिल्ली पर 2.5 वर्षों तक। 2.5 वर्ष तक कैमूअर्स दिल्ली की शासन सत्ता पर बैठता है और उपाधि धारण करता है शमसुद्दीन द्वितीय की। ठीक है, उपाधि दे करके नासिरी चबूतरे पर उसका राज्याभिषेक करा दिया गया। अब आगे देखिए, फिर बात करते हैं यहाँ पे एक महत्वपूर्ण, फिरोज खिलजी। ये फिरोज खिलजी कौन है? अब इनके विषय में जान लेते हैं। देखिए, यहाँ से अब धीरे धीरे खिलजी वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसकी स्थापना को लेकर के यहाँ से बेस बनना शुरू हो गया। इसीलिए यहाँ पे चर्चा फिरोज खिलजी की करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यह इस समय समाना में उत्तर पश्चिमी सीमाओं का प्रधान रक्षक था। जो फिरोज खिलजी है वह उत्तर पश्चिमी जो सीमा, जहां मंगोल आक्रमण के आने का डर था, उन सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मेदारी इसे सौंपी गई थी। तो कैकूबाद ने उसे शाहिस्ता खान की उपाधि प्रदान की। अब बात करेंगे फिरोज शाह खिलजी को शाहिस्ता खान की उपाधि किसने दी थी? तो वह दी थी कैकूबाद ने। उसके बाद बरन का राज्यपाल उससे बना दिया गया। आरिज ए मुमालिकात का भाई पद कैकूबाद ने उसे प्रदान किया। यही फिरोज खिलजी आगे चलकर जलालुद्दीन खिलजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, और खिलजी वंश की स्थापना करता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है मलिक कच्छन। मलिक कंचन, यह कौन है? जो मलिक कंचन है इसे बारबक बना, जो पद होता है। दूसरा था मलिक सुरखा, इसे किलेदार बना दिया गया। मलिक कच्छन जो है और एवं सुरखा, मलिक सुरखा है, फिरोज खिलजी को मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन अहमद चप ने इस योजना का राज फिरोज खिलजी को बता देता है। फिरोज ने आगे क्या किया? फिरोज ने कच्छन और सुरखा को मार दिया। सुल्तान कैमूअर्स को उठा करके बहारपुर में पहुंचा दिया। यहाँ पर सुल्तान को लाने का कारण जनता का भय था, क्योंकि जनता ने वहां पर विद्रोह कर दिया। जो बहारपुर की ओर चल पड़ी, परंतु अमीर उल उमरा फखरुद्दीन कोतवाल ने उन्हें रोक दिया। और किसको रोक दिया? जनता को रोक दिया। ठीक, आगे देखिए, कुछ समय पश्चात फिरोज खिलजी ने अपने समर्थक तरकेश को किलखोरी महल में भेज दिया। तरकेश ने कैकूबाद को चादर में लपेट करके 1290 ईस्वी में यमुना में फेंक दिया था। जो कैकूबाद था वह बच्चा था, इसीलिए 1290 ईस्वी में चादर में लपेट करके तरकेश ने उसे यमुना नदी में फेंकवा के मरवा दिया। अब देखिए, बर्नी कहता है कि कैकूबाद की मृत्यु के पश्चात तुर्कों का साम्राज्य यहीं पे खो जाता है। ठीक, मुल्क तुर्कों के हाथ से निकलकर खिलजियों के हाथ में चला जाता है।
दिल्ली शहर के लोग तुर्कों की गद्दी पर खिलजियों के अधिकार देख करके विस्मय से भर उठे, क्योंकि दिल्ली के नागरिक 80 वर्षों से तुर्कों के अंतर्गत समृद्धि पूर्वक रह रहे थे। इसीलिए खिलजियों के शासन उन्हें असंभव प्रतीत होता था। इस बात को लेकर के इतिहास का इसामी कहते हैं, जहां कहीं भी खिलजियों ने तुर्कों का मुकाबला किया, मुकद्दर ने तुर्कों की हुकूमत का काले लपेट दिया। तो आगे देखिए, इस तरह दिल्ली में दास वंश का पतन हो जाता है। दास वंश के पतन को लेकर के बुलबुल हेग इतिहासकार कहते हैं कि दास वंश के सुल्तानों का शासन उतना ही न्याय संगत एवं मानवतापूर्ण था जैसे इंग्लैंड में नॉर्मन राजाओं का, स्पेन और नीदरलैंड में फिलिप द्वितीय का शासन से कहीं अधिक सहिष्णुतापूर्ण था। तो साथियों, इस तरीके से जो बलबन से संबंधित और उसके बाद के जो शासक थे, उसके उत्तराधिकारी थे, उसकी चर्चा हमने की। तो अगली क्लास में तो हम लोग चर्चा करेंगे खिलजी वंश की स्थापना, उसके बाद जो खिलजी क्रांति उसकी चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ खिलजी वंश का जो संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो धन्यवाद।